अब हम करेंगे पार्ट 1 धूल के प्रश्न उत्तर। ये है सबसे पहले, हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं। उत्तर देखिए, हीरे के प्रेमी उसे साफ सुथरा, खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है। लेखक ने संसार में अखाड़े की मिट्टी में लेटने मलने के सुख को दुर्लभ माना है, क्योंकि यह मिट्टी तेल और मट्ठे से सिंचाई जाती है, इसे देवता पर भी चढ़ाया जाता है। मिट्टी की आभा क्या है, उसकी पहचान किससे होती है। मिट्टी की आभा धूल है, मिट्टी की पहचान उसके धूल से ही होती है। प्रश्न 1 है, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती। उत्तर देखिए, धूल का जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि कोई भी शिशु धूल से सनकर विविध खेल खेलता है। यह धूल जब शिशु के मुख पर पड़ती है तो उसकी स्वाभाविकता सुंदरता और भी निखर जाती है, इसलिए धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती। सेकंड क्वेश्चन है, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है। हमारी सभ्यता धूल से बचना चाहती है क्योंकि धूल के प्रति उनमें हीन भावना है। वे सुंदरता के लिए खतरा मानते हैं। इस धूल से बचने के लिए ऊंचे ऊंचे आसमान में घर बनाना चाहते हैं, जिससे धूल उससे उनके बच्चे बचे। वे कृत्रिम चीजों को पसंद करते हैं, कल्पना में विचरते रहना चाहते हैं, वास्तविकता से दूर रहते हैं। वह हीरो का प्रेमी है, धूल भरे हीरो का नहीं। धूल की कीमत को वे नहीं पहचानते। थर्ड क्वेश्चन है, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है। उत्तर, अखाड़े की मिट्टी साधारण मिट्टी से भिन्न है। इसे तेल और मट्ठे से सिंचाया जाता है और इसे देवता पर भी चढ़ाया जाता है। पहलवान को अखाड़े की मिट्टी ही विश्व विजयी बनाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है। उत्तर, श्रद्धा विश्वास का, भक्ति हृदय का की भावनाओं का और स्नेह प्यार के बंधन का प्रतीक है। व्यक्ति धूल को माथे से लगाकर उसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। योद्धा धूल को आंखों से लगाकर उसके प्रति अपनी श्रद्धा जताते हैं। हमारे शरीर भी मिट्टी से बना है। इस प्रकार धूल अपने देश के प्रति श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन है। अब क्वेश्चन 5, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग किया है। उत्तर, नगरीय सभ्यता में सहजता के स्थान पर कृत्रिमता का पर जोर रहता है। वे धूल से बचना चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं। उन्हें कांच के हीरे अच्छे लगते हैं। वे वास्तविकता से दूर रहकर बनावटी जीवन जीते हैं। इस तरह लेखक ने धूल पाठ में नगरीय सभ्यता पर व्यंग किया है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानता है। उत्तर, लेखक बालकृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ इसलिए मानता है क्योंकि वह उसकी सहज पार्थिविकता को निखार देती है, उसकी सुंदरता को निखार देती है। बनावटी प्रसाधन भी वह सुंदर नहीं दे पाते। धूल से उनकी शारीरिक कांति जगमगा उठती है। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है। धूल और मिट्टी में उतना ही अंतर है जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। दोनों एक दूसरे के पूरक है। मिट्टी रूप है तो धूल प्राण है। मिट्टी की आभा धूल है तो मिट्टी की पहचान भी धूल है। अब थर्ड क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। उत्तर है, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के अनेक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। शिशु के मुख पर धूल फूल की पंखुड़ियों के समान सुंदर लगती है, उसकी सुंदरता को निखारती है। साइकिल गोधूली के उड़ने की सुंदरता का चित्र ग्रामीण परिवेश में प्रस्तुत करती है, जो कि शहरों के हिस्से में नहीं पड़ती। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, हीरा वही घन चोट न टूटे का संदर्भ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, हीरा वही घन चोट न टूटे का अर्थ है असली हीरा वही है जो हथौड़े की चोट से भी न टूटे और अटूट होने का प्रमाण दे। इसी तरह ग्रामीण लोग हीरे के समान होते हैं, मजबूत और सुदृढ़। वे कठिनाइयों से नहीं घबराते। पांचवा क्वेश्चन है, धूल धुली धूली धुरी और गोधूली की व्यंजनाओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धूल यथार्थवादी गद्य है तो धूली उसकी कविता है। धूली यथार्थवादी दर्शन है तो धूली लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। गोधूली गायों एवं ग्वालों के पैरों से साइकिल में उड़ने वाली धूली है, जो गांव के जीवन की अपनी संपत्ति है। छठा क्वेश्चन है, धूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने पाठ में धूल में
धूल का महत्व स्पष्ट किया है कि धूल से हमारा शरीर बनता है, परंतु आज का नगरीय जीवन इससे दूर रहना चाहता है, जबकि ग्रामीण सभ्यता का वास्तविक सौंदर्य धूल ही है। 7वां क्वेश्चन है, कविता को न मानते हुए लेखक ने क्या कहा? उत्तर, लेखक ने पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पर उत्तर में गोधूली वेला में आने का आग्रह किया गया, तो उसने इस कविता की विडंबना माना, क्योंकि कवियों ने गोधूली की महिमा बताई है, परंतु यह गोधूली गायों गवालों के पैरों से उड़ती ग्राम की धूली थी। शहरी लोग इसकी सुंदरता और महत्ता को कहाँ समझ पाते। इसका अनुभव तो गांव में रहकर किया जा सकता है। यहाँ तक कि कविता के पास भी इसके महत्व को बयान करने की क्षमता नहीं होती। अब देखिए, ये निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये कुछ लाइनें दी गई, इनका मतलब बताना है। पहला वाला है, फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। ये देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है, जिसके लेखक रामविलास शर्मा है। इस कथन का आशय यह है कि जिस तरह फूल के ऊपर धूल आ जाने से उसके सज्जा को बढ़ाती है, उसी प्रकार शिशु के मुख पर धूल उसकी सुंदरता को निखार देती है। दूसरा है, धन्य धन्य वे नर मैले जो करत गात कनिया लगाए दूरी ऐसे लरिकान की। लेखक ने इस पंक्ति द्वारा क्या कहना चाहता है? यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वह नर धन्यवाद के पात्र है जो धूली भरे शिशुओं को गोद में उठाकर गले से लगा लेते हैं। बच्चों के साथ उनका शरीर भी धूल से सन जाता है। लेखक को मैले शब्द में हीनता का बोध होता है, क्योंकि वह धूल को मैल नहीं मानते। ऐसे लरिकान में वेद बुद्धि नजर आती है। ये धूली इधर धूली होगा। तीसरा है, मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। तो इसका आशय बताना है, क्या है देखना उत्तर। लेखक मिट्टी और धूल में अंतर की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे चांद के बिना चांदनी नहीं होती, देह के बिना प्राण नहीं होते। यदि शब्द न हो तो लेख या कविता में रस कहाँ से आएगा। उसी तरह मिट्टी के रंग रूप की पहचान धूल से ही होती है। अब ये फोर्थ है, हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। इसका मतलब है, लेखक का इस वाक्य से आशय है कि जिस धूल को वीर योद्धा अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, धूल मस्तक पर लगाते हैं, किसान धूल में ही सन कर काम करता है, उस धूल से बचने की कोशिश की जाती है। नगरीय लोग इसे तुच्छ समझते हैं, चाहे वे इस देश की धूल को माथे से न लगाए, परंतु उसकी वास्तविकता से परिचित हो। 5th क्वेश्चन है, वे उलटकर चोट भी करेंगे तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। इसका मतलब है, यहाँ कांच की तुलना नगरीय सभ्यता से तथा हीरे की तुलना ग्रामीण सभ्यता से की गई है। हीरा वही बहुत मजबूत होता है और कांच एक चोट से टूट जाता है और बिखर कर दूसरों को भी चोट पहुंचाता है। हीरा हथौड़े की चोट से भी नहीं टूटता। ये बात दोनों के परीक्षण के बाद पता लगती है। हीरा कांच को काटता है, उसी तरह ग्रामीण हीरे की तरह मजबूत सुदृढ़ होते हैं, वे उलटकर वार भी कर सकते हैं। समय का हथौड़ा इस सच्चाई को सामने लाता है। धन्यवाद।